हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो जेल में कैदी को जीवन साथी के साथ दाम्पत्य मिलन की सुविधा वाला कौन सा राज्य है, पहला राज्य, और क्या होती है ये सुविधा, इस बारे में बात करेंगे। PSLV जो रॉकेट है या कहें लॉन्च व्हीकल, उसके विकल्प के तौर पर इसरो कौन सा नया लॉन्च व्हीकल या कहें रॉकेट उसको डेवलप कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है स्पेस लॉन्चिंग को लेकर, उस पर बात करेंगे। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, 16 अक्टूबर से शुरू हो चुका है ये। 50 साल में दुनिया भर में वन्य जीवों की आबादी में कितनी गिरावट हुई है, इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट आई है 2022 की, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस जिले में बल्क ड्रग पार्क यानी API पार्क की आधारशिला रखी है। देश का पहला स्लेंडर लोरिस सेंचुरी ये किस राज्य में घोषित हुआ है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन है, टॉपिक सब पर बात करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले आपको बता दूं कि खुशी हो रही है कि UPSSC का जो PT एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने बताए थे उससे आए हैं। 10 से ज़्यादा क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, उसमें से 9 क्वेश्चन हमने जो बताए थे वो सब आए हैं। तो वो सब मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो PDF है वहाँ दे दिया है, और रेड लाइन भी लगा हुआ है उन क्वेश्चंस पे जो मैंने बताया था करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो सब आए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया था, जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था, उन सबके एग्जामिनेशन शानदार गए हैं। कई सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास आप सबके, और कमेंट बॉक्स में तो वीडियो के उसमें बताया जा रहा है। ओके, तो आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 ईयर का मेंबरशिप है, मात्र 150 रुपये में। उसके जरिए आपको PDF मिलता है, 1 साल तक मॉक टेस्ट का मौका मिलता है, टेस्ट सीरीज़ मिलता है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, और बुक पर छूट मिलती है 40% की। तो अभी दीपावली तक 150 रुपये में मिल रहा है, छूट चल रही है मेंबरशिप के लिए, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV जैसे ऑपरेशनल सिस्टम को बदलने के लिए किस नए लॉन्च व्हीकल को विकसित कर रहा है। आंसर होगा NGLV। क्या फुल फॉर्म होगा NGLV का? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये रहा PSLV। तो इसके विकल्प के तौर पर एक नया लॉन्च व्हीकल, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा, और उसका नाम होगा NGLV। इस बात की जानकारी इसरो के चेयरपर्सन S सोमनाथ ने दी है हाल ही में। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी नए लॉन्च व्हीकल की, और क्या होगा उसमें, सब बताएंगे आपको। तो देखिए, हुआ ये है कि स्पेस इंडस्ट्री में पिछले कुछ वर्षों में कई सारी नई कंपनियां आई हैं, जैसे SpaceX, प्लैनेट लैब्स, कीमेटा, एस्ट्रोस्केल, ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं। और ये कंपनियां बेहद सस्ते दाम में, बेहद सस्ते कीमत पर सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, तमाम जो भी कस्टमर्स हैं उसके, और स्पेस संबंधित एक्टिविटी कर रही हैं। ऐसे में क्या हुआ है कि सस्ते विकल्प के तौर पर इसरो को कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए चुनौती मिल रही है, क्योंकि अब ये पहले माना जाता था कि भारत सबसे सस्ता विकल्प है, यहाँ सबसे सस्ता लॉन्च होता है इसरो के द्वारा सैटेलाइट की लॉन्चिंग, लेकिन अब नई कंपनियां आ गई हैं, वो सब इससे भी सस्ते में कर रही हैं। तो अब ये है कि इसरो को एक नए लॉन्च व्हीकल या कहें रॉकेट की ज़रूरत पड़ रही है। आमतौर पर PSLV से दुनिया के बहुत सारे कस्टमर्स के सैटेलाइट अंतरिक्ष में इसरो स्थापित करता रहा है, लेकिन अब नई विकल्प की ज़रूरत है, ताकि जो पहले से कॉमर्शियल इंडस्ट्री में, स्पेस इंडस्ट्री में जो अपनी धाक जमी हुई है इसरो की, वो बनी रहे। तो अब देखते हैं कि भारत के पास कितने लॉन्च व्हीकल एक्टिव हैं। देखिए, लॉन्च व्हीकल मतलब स्पेस क्राफ्ट को स्पेस तक ले जाने के लिए जो लॉन्च व्हीकल की इस्तेमाल होता है, यानी रॉकेट होता है, उसी को कहते हैं। तो अभी 2 एक्टिव हैं मूल तरह से, वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन 2 एक्टिव हैं, एक PSLV और GSLV। GSLV का 2 वर्जन है, MK2 और MK3, यानी मार्क 2 और मार्क 3, और एक PSLV है। बाकी ये दोनों उसका यूज़ कॉमर्शियल लॉन्चिंग में या फिर कहें सैटेलाइट लॉन्चिंग में नहीं किया जाता है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, देखिए 2 तरह के ये हैं, PSLV और GSLV।
GSLV जो है बहुत ही पावरफुल होता है। PSLV की तुलना में पृथ्वी के ऑर्बिट में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें PSLV की, तो ये तकरीबन 1750 किलोग्राम वजन के उपग्रह को अंतरिक्ष में 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, जबकि GSLV 5000 किलोग्राम तक के वजन को 36,000 किलोमीटर तक ऊपर पहुंचा सकता है। तो दोनों में ये फ़र्क है, ठीक है। लेकिन चूंकि PSLV और GSLV के नए नए संस्करण आ रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें बूस्टर वगैरह जोड़े जा रहे हैं, इसलिए जो मैंने बताया आपको ऊंचाई और जो वजन है वो फ़र्क हो सकता है अगले 1-2 महीने में, कुछ दिनों में, ठीक है। तो GSLV की तुलना में PSLV कम खर्चीला है, इसलिए PSLV से ज़्यादातर लॉन्चिंग होती है। तो अब बात कर लेते हैं NGLV की, यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की। इसका डिज़ाइन बिल्कुल सामान्य होगा, जैसे होता रहा है, जैसे PSLV है उसी के तौर पर, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी। और इसमें खास चीज़ होगा कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 10 टन पेलोड क्षमता वाला 3 स्टेज ऑर्बिट हेवी लिफ्ट व्हीकल के तौर पर इसका निर्माण किया जा रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट पे इसके पेलोड की क्षमता दोगुनी हो जाएगी और इसमें बूस्टर स्टेज के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल होगा, यानी रिफाइंड केरोसिन ऑयल और ऑक्सीजन जो है वो तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल ये है कि NGLV इसका उपयोग क्या होगा, किस चीज़ में होगा, किस तरह के सैटेलाइट लॉन्चिंग में होगा। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, डीप स्पेस मिशन, फ्यूचर ह्यूमन स्पेस लाइट और कार्गो मिशन, इन सब में के क्षेत्रों में होगा। अब सवाल ये है कि जब नया बन जाएगा तो ये जो पुराना PSLV है जिसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से हम लोग करते आ रहे हैं, उसका क्या होगा भविष्य। तो इसरो के चेयरपर्सन S सोमनाथ हैं, उनका ये कहना है कि PSLV को एक दिन रिटायर होना ही है और इसे तब तक संचालित किया जाएगा जब तक कि इसकी कमर्शियल डिमांड है अवेलेबल। PSLV के बारे में कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीज़ें बता दूं ज़रूरी, कि ये भारत का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और भारत का ऐसा रॉकेट है जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए किया जाता है। PSLV का इस्तेमाल पहली बार 1994 में हुआ था और अब तक PSLV ने 36 कंट्रीज़ के 345 विदेशी उपग्रहों को वो लॉन्च कर चुका है। और इसमें सबसे चर्चित जो उड़ान थी 2017 में, जब PSLV C-37 मिशन था, जिसमें 104 सैटेलाइट को एक ही बार में भेजा गया था, एक ही रॉकेट से, और इसमें 101 विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट थे। और हालांकि ये बाद में ये रिकॉर्ड टूट गया था, उस वक्त तो ये रिकॉर्ड बन गया था, लेकिन SpaceX ने बाद में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इसी रॉकेट से चंद्रयान 1 या 2008 में और मार्स मिशन 2013 में भेजा गया था, ठीक है। और अब बात कर लें, एक और अपडेट आया है जो महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए, कि इसरो जो है वो पहली बार GSLV Mark 3 का कमर्शियल यूज़ करने जा रहा है। भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट है GSLV Mark 3 और इसका कमर्शियल यूज पहली बार होने जा रहा है 23 अक्टूबर को। इस दिन क्या होगा, OneWeb कम्युनिकेशन एक ब्रिटिश कंपनी है, उसके 36 सैटेलाइट्स एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। और इससे पहले तक ये जो GSLV है Mark 3, उसका उपयोग मुख्य तौर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए होता था। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी INSAT, उसको लॉन्च करने के लिए किया जाता था। INSAT के कई वर्जन हैं सैटेलाइट के, उसके थ्रू हम टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मौसम विज्ञान संबंधित जो जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं सैटेलाइट का यूज़, ठीक है। और चंद्रयान 2 को 2019 में इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था, कौन सा, GSLV Mark 3 के तहत, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, इसरो की बात कर लें अब। इसरो के चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ इस वक्त, ओके। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी, 53 ईयर पहले 1969 को। और यहाँ पर बात कर लें थोड़ा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। UPSC के एग्जामिनेशन में 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, जो लॉन्च व्हीकल है उससे रिलेटेड, ओके। अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत में एक्टिव लॉन्च स्टेशन कौन से हैं जहाँ से सैटेलाइट के लिए लॉन्चिंग की जाती है, तो 2 हैं मुख्य तौर पर। कहाँ पर है वो मैं मैप के थ्रू आपको बताता हूँ।
इन 2 जगहों पर है। एक है केरल में, कहाँ पर, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है इस जगह पर। किस जगह पर? तिरुवनंतपुरम, केरल में। और दूसरा है श्री हरिकोटा, यहाँ पर। ये कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, तो 2 है और मुख्य तौर पर यहीं से सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जाती है। यहाँ से जो छोटे रॉकेट हैं वो सब, या फिर ऐसे बड़े बैलून जिसका उपयोग अंतरिक्ष से या ऊंचाई से मौसम की निगरानी के लिए होता है, उसकी लॉन्चिंग यहाँ से की जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग किससे की जाती है, तो केवल और केवल है इस वक्त श्री हरिकोटा। वो कहाँ पर है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक और लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर है? यहाँ पर। ये कौन से? तमिलनाडु में, कुलशेखरपट्टनम में, तमिलनाडु में, और उसका नाम होगा कुलशेखरपट्टनम लॉन्चिंग स्टेशन। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि तीसरा जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो क्यों बनाया जा रहा है? तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि भूमध्य रेखा जो है ना, लगभग यहीं से गुजरती है। ठीक है, ये इस जगह से, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, ऐसी लगभग लाइन है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो यहाँ पर है श्री हरिकोटा, यहाँ से जब स्पेस की लॉन्चिंग की जाती है, यानी सैटेलाइट के लिए रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है, लॉन्च व्हीकल की, तो उसे, चूँकि यहाँ श्रीलंका है सामने, तो सीधा नहीं आ सकता, तो उसे क्या करना पड़ता है? यहाँ से उड़ता है और यहाँ से थोड़ा टर्न लेके फिर यहाँ आना पड़ता है। ओके, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर में ही हमें बेहतर से ऊपर जा सकते हैं। अब क्या होगा? अब जो नया तमिलनाडु में स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, कुलशेखरपट्टनम, तो यहाँ पर होगा। यहाँ से क्या होगा? सीधे ये रॉकेट यहाँ होगा। तो मतलब हो गया कि ये जो खर्च आ रहा है ज़्यादा ये टर्न करने में, और वो उसको मोड़ना घुमाना, वो तकनीकी तौर पर वो थोड़ा कठिन भी होता है। तो इसके लिए ये नया, ये यहाँ पर तीसरा स्टेशन, लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात, आपने ये सब समझा। ठीक है, तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा डिटेल बताया मैंने क्योंकि इम्पॉर्टेंट था आपके, इससे कई सारे जो करंट अफेयर्स के इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, साथ में जो साइंस से रिलेटेड, जो स्पेस से रिलेटेड कई क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। जेल के अंदर कैदी को जीवन साथी के साथ एकांत में मिलने की सुविधा, यानी दाम्पत्य मिलन, ये सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है देश का? दाम्पत्य मिलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगल विजिट। ये विदेशों में काफ़ी पॉपुलर है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है किसी जेल में। आंसर होगा पंजाब। ठीक है, और न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये लुधियाना जेल, उसमें ये पहली बार सुविधा मिली है। पंजाब में किस जेल में? तो लुधियाना सेंट्रल जेल में, इसी महीने अक्टूबर में। यानी कैदी को अपने जीवन साथी, अगर महिला है तो पुरुष, वो अगर जेल में नहीं है तो वो उसे एंट्री मिल सकती है, एकांत में मिलने की सुविधा मिलेगी। और अगर पुरुष कैदी है तो उसे अपनी पत्नी यानी महिला को अपने साथ में कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। ये जो सुविधा है उन्हें यानी पति पत्नी जो दोनों हैं, कैदी और या उसकी पत्नी, या फिर कैदी है महिला तो उसके पति, उसको एक अलग कमरे में जीवन साथी के साथ 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और 3 महीने में एक बार अपने जीवन साथी के साथ 2 घंटा बिताने का मौका मिलेगा। और ये सुविधा पाने के लिए जेल के कैदियों को जेल अधिकारियों के साथ एक फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद इसको वेरीफाई किया जाएगा। आवेदन को अप्रूवल मिलने के बाद कॉन्जुगल विजिट यानी दाम्पत्य मिलन की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके अलावा जेल के जो चिकित्सा कर्मचारी हैं उसके द्वारा HIV और तमाम जो ज़रूरी टेस्ट हैं, ट्रीटमेंट है, वो सभी वहाँ पर की सुविधा होगी। क्या क्या सुविधाएं इस दौरान होगी? मतलब एक कमरे में आप रह सकते हैं, वो कमरा पूरा बंद होगा, वो प्राइवेसी पूरी दी जाएगी उस दाम्पत्य को यानी उस पति पत्नी को। क्यों ये सुविधा शुरू की गई है? तो इसको कैदियों के वैवाहिक जो बंधन है उसको और मजबूत करने के लिए और जेल के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए ये शुरू किया गया, ताकि जेल को एक सुधार गृह उसके रूप में देखा जा सके। अब सवाल उठता है कि ये सुविधा किन कैदियों को दी जाएगी? केवल उन्हीं कैदियों को
जो जेल में जिनका आचरण अच्छा रहा है और सभी नियमों का वो पालन करते हैं। क्या क्या सुविधाएं किन किन को नहीं मिलेंगी सुविधाएं, जैसे कट्टर अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, ऐसे जो हैं जो बहुत बड़े अपराधों के मामले में, दहेज मामले में जो कैदी शामिल हैं, उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। क्या क्या सुविधा मिलेगी उस दौरान? तो कैदी और उसकी पत्नी को एक अलग कमरा दिया जाएगा, 2 घंटे की इजाज़त होगी और इस दौरान शारीरिक संपर्क की पूरी इजाज़त होगी। आमतौर पर जब मुलाकात का वक्त होता है तो एक सामने या ग्लास होता है या फिर लोहे की रॉड होती है, ग्रिल होता है जिसके आर पार नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ एक कमरे में इजाज़त होगी और यौन संबंध बनाने की भी इजाज़त होगी। ओके, और ये सुविधा जो है ना कई देशों में ऑलरेडी है, जैसे अमेरिका, फिलीपींस, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, इन सब में ये सुविधा इस तरह की दी जाती है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। ओके, तो पंजाब में ये फैसला हुआ है, पंजाब के कौन से जेल में? तो पंजाब का जेल है ये लुधियाना सेंट्रल जेल, ठीक है, वहाँ पर ये सुविधा दी गई है। पंजाब की बात कर लें, राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है, मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने 16 अक्टूबर को यानी आज ही भोपाल में इसका उद्घाटन किया। इस पूरे प्रोजेक्ट का 97 डॉक्टर्स ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है और इसके लिए भोपाल के जो सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज, उसको वहाँ पर एक वॉर रूम टाइप का बनाया गया है, मंदार नाम रखा गया है उसका, और वहीं से पूरी चीज़ों का कंट्रोल होगा। और मध्य प्रदेश के तमाम जो भी राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज हैं उन सब में हिंदी में पढ़ाई जाएगी। तो क्या सवाल है कि क्या हिंदी में तमाम सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं हिंदी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हिंदी में लोग जानते भी नहीं हैं। ओके, तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये होगा कि MBBS के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको केवल 3 सब्जेक्ट हिंदी माध्यम से भी पढ़ाई जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाई जाएंगी और बाकी सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी। और धीरे धीरे आगे के वर्षों में दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उस सब में भी ये लागू किया जाएगा। टेक्निकल जो वर्ड हैं, जो तकनीकी शब्द हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस तकनीकी शब्दों को देवनागरी में लिखा जाएगा। जैसे स्पाइनल कॉर्ड है तो उसको मेरुदंड नहीं कहा जाएगा, जैसे स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं मेरुदंड, तो उसको स्पाइनल कॉर्ड ही लिखा जाएगा। लेकिन अब बोला भी स्पाइनल कॉर्ड ही जाएगा हिंदी में, लेकिन देवनागरी में उसे लिखना होगा स्पाइनल कॉर्ड ही, ठीक है। जैसे कोई दवा का नाम क्या है, पैरासीटामॉल है, तो देवनागरी में पैरासीटामॉल लिख सकते हैं। और किस प्रोग्राम में ये बदलाव किया गया, किस प्रोग्राम के तहत ये किया गया? नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम जो है पॉलिसी, उसके तहत किया गया। ओके, और आपको बताऊं कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं MBBS के, उनके लिए 3 सब्जेक्ट में होगा। ओके, और सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर उन सब में, या फोर्थ ईयर वाले जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, MBBS कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, उनको हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा। शुरुआत की जाएगी फर्स्ट ईयर से, फिर वो सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर वो हिंदी में पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट का क्या कहना है कि क्यों ये हिंदी में पढ़ा रहे हैं। सरकार का ये कहना है, राज्य सरकार का, कि मेडिकल की पढ़ाई को अगर हिंदी में कराते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ना और मेडिकल के बारे में जानना बहुत आसान हो जाएगा। एक नई दिशा मिलेगी और स्थानीय भाषा में पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकेंगे। ग्रामीण जो क्षेत्रों में काम कर रहे हैं डॉक्टर, जो काम करने जाएंगे, वो मरीजों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या नुकसान हो सकता है? बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, चूँकि एक अलग तरह का कदम है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट का कहना है कि अगर छात्र की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो प्रैक्टिस करने विदेशों में जा रहा है तो उसको दिक्कत हो सकती है। और हाँ, मध्य प्रदेश ये रहा प्यार भारत में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल है, राजधानी भोपाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF, उसकी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आई है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट LPR 2022। उसके अनुसार 1970 से 2018 के बीच में, यानी 48 ईयर के बीच में
दुनिया में वन्य जीवों की आबादी में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? आंसर होगा 69%। बहुत बड़ा आंकड़ा ही है 69%। इतनी गिरावट हुई है 1970 से लेकर 2018 के बीच में, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF उसी ने ये रिपोर्ट जारी की है, और WWF जो है वो दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार यही है कि इतने सालों में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स और मछलियों के वन्य जो जीव है, मछलियों की जो आबादी है, तमाम जो जीव हैं उनकी आबादी में 69% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये रिपोर्ट टोटल 5230 यानी 5230 जो नस्ल हैं उसके 32,000 आबादी पर केंद्रित है। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ओके। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स रिपोर्ट, इसके मुताबिक काफ़ी तेज़ी से वन्य जीवों की संख्या लगातार घट रही है ग्लोबल स्तर पर, पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है, ठीक है। और किस तरह की प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो उसमें रेड लिस्ट जो बनाया गया है उसमें साइकैट की आबादी पर है, जबकि कोरल जो है उसकी भी आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। और अगर हम बात करेंगे कि क्या कारण है इस गिरावट का, जो वन्य जीवों की संख्या में गिरावट हो रही है, उसके मुख्य तौर पर पर्यावास यानी हैबिटेट जो कम होता जा रहा है, क्षेत्र उनके जीवन के रहने के लिए, जलवायु परिवर्तन और जो बीमारियां हो रही हैं उसकी वजह से संख्या में लगातार कमी आ रही है, ठीक है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये 2022 में भी जारी हुई है और फिर अब 2024 में जारी हुई होगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नासा ने किस मिशन के जरिए एस्टेरॉयड को टक्कर मारकर इसका रास्ता बदल डाला, जिससे पृथ्वी को बचाने का पहला सफल परीक्षण सफल हो गया? तो देखिए मामला ये है कि इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, और उस समय मैंने ये कहा था कि टक्कर हुई है। अब टक्कर सफल हुई है या नहीं सफल हुई है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज किया गया है या नहीं किया गया है, ये उस समय पता नहीं था। अब रिपोर्ट आ गई है और उसमें यही है कि ये टक्कर से, जिसको टक्कर मारी गई थी एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए, एक ख़ास तौर पे एस्टेरॉयड को, उसका रास्ता बदल दिया गया। मिशन का नाम क्या है? डार्ट मिशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। दरअसल दुनिया में पहली बार 27 सितंबर को अभी इसी साल प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट किया गया था, ओके। और इसके तहत ये था कि स्पेस क्राफ्ट से एस्टेरॉयड को टक्कर मारी गई थी, और नासा ने ये बताया कि ये डार्ट मिशन, उसके तहत डिमोरफोस नाम का एस्टेरॉयड था, उसको रास्ता बदलने की कोशिश की गई थी टक्कर मारकर, और अब ये रास्ता बदल दिया जा चुका है। ये बताया है नासा ने, ये अब बताया है कई दिनों के बाद, ये जो पूरी रिपोर्ट हुई है और उसका जो पता लगाया गया कि कितना फ़र्क पड़ा है उसको देखते हुए, ठीक है। तो हुआ ये है कि डार्ट मिशन ने क्या किया कि एस्टेरॉयड डिडोमोस है, एक एस्टेरॉयड, ओके, एक डिडोमोस एस्टेरॉयड है, और उसी का एक चंद्रमा है, बहुत छोटा सा चंद्रमा है, अपने चंद्रमा के बराबर नहीं है, बहुत छोटा सा चंद्रमा है, और उसका नाम क्या है उस चंद्रमा का? उसका नाम है डिमोरफोस, ठीक है, डिमोरफोस। तो ये क्या है कि उसका चक्कर लगा रहा है, एक एस्टेरॉयड दूसरे एस्टेरॉयड, मतलब छोटा एस्टेरॉयड जो है बड़े एस्टेरॉयड का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण है। तो अब ये हुआ कि पृथ्वी से, अर्थ से ये लाखों किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से एक स्पेस क्राफ्ट गया और इसने टक्कर मारी। टक्कर मारने से ये हुआ कि इसकी जो ये रोटेशन है इसमें बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आया है? तो पहले 11 घंटे 55 मिनट की कक्षा थी, ये एक राउंड होने में 11 घंटे 55 मिनट लगते थे। अब ये इसको छोटा करके 11 घंटे 23 मिनट कर दिया गया है, यानी कुछ मिनट कम कर दिया गया है। 11 घंटे 55 मिनट से कम करके उसको 11 घंटे 23 मिनट का कर दिया गया, मतलब कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, तो इसकी जो ये कक्षा है वो बदल गई है। तो भविष्य में धरती पर अगर किसी तरह का एस्टेरॉयड का हमला आशंका होती है कि आशंका है, तो ऐसे ही उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सवाल है कि एस्टेरॉयड से कितना खतरा है? भविष्य में सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो एस्टेरॉयड से ही है, उसके बाद है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। और 2013 में एक
एस्टेरॉयड जो पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया था और रूस के ऊपर फट गया था, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं घायल हो गए थे, काफ़ी नुकसान भी हुआ था। अब सवाल ये है, कुछ समझ लेते हैं कि एस्टेरॉयड होता क्या है। देखिए, सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये देख रहे हैं सौर मंडल, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मार्स और इधर दूसरे जो ग्रह हैं बृहस्पति, उसके बीच में खगोलीय पिंड है, ढेर सारे। ये सब जो पिंड है ना, ये एस्टेरॉयड है, बड़े बड़े आकार के हैं ये एस्टेरॉयड। कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े आकार के होते हैं, और ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय ही बने हुए थे। ये चट्टान है और इनको एस्टेरॉयड कहा जाता है। जब एस्टेरॉयड जो है वो चक्कर लगाते लगाते अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो कई बार ऐसा भी होता है, एक बार तो हो चुका है, जिसकी वजह से पृथ्वी में जो जीवन है उस पर खतरा आ गया था। कब की बात है? तो डायनासोर के वक्त की बात है, और यहीं से एक एस्टेरॉयड आया, उसने टक्कर मारी और डायनासोर की पूरी प्रजाति ही ख़त्म हो गई और कई सारी प्रजातियां ख़त्म हो गई थी। ओके, तो ये जो उल्का पिंड है, ये जो एस्टेरॉयड है, ये कई बार इधर चला आता है। तो इसके लिए अब वैज्ञानिकों ने यह तय किया है कि अगर कोई किसी का भी डायरेक्शन अर्थ की ओर आ रहा है, तो उसे टक्कर मारकर स्पेसक्राफ्ट से बहुत ज़ोर की टक्कर होगी और उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाएगा, ताकि वो पृथ्वी की ओर ना जाकर कहीं और की ओर चला जाए। यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एस्टेरॉयड जो है ना, उसका जो बेल्ट बना हुआ है, कहाँ पर? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का भी काम करता है। कभी कभी तो इसमें से चला आता है, हमारे अर्थ में टक्कर मार देता है, लेकिन ये सुरक्षा कवच भी है। जिस तरह अंतरिक्ष बहुत विशाल है और वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें, वो अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट वो आते रहते हैं, तो वो उससे हमें बचाता है। ये पूरा घेरा जो है ये हमें बचाता है। सबसे पहले टक्कर वहीं होती है, ठीक है, बाहरी ऑब्जेक्ट की। तो इसकी वजह से जो हमारा ये जो प्लैनेट सिस्टम है, और ख़ास तौर पर मंगल तक का, वो सब हमारा बचा रह जाता है। ठीक है, कौन कौन से? मरकरी, अर्थ, मार्स, ओके, और वीनस। तो ये सब हमारा बचा रह जाता है इसकी वजह से, क्योंकि बाहर से कोई भी अगर आता है, कोई चीज़ आती है, तो वो सबसे पहले यहीं टकरा जाते हैं। तो ये एक सेफ्टी हमारे लिए है पूरा का पूरा। ओके, और कभी कभी यही आकर हमारे अर्थ में हिट कर जाती है, तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन सेफ्टी वॉल्व के रूप में ज़्यादा ये काम करता है। ठीक है, एस्टेरॉयड का बेल्ट। मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में बल्क ड्रग पार्क यानी API पार्क की आधारशिला रखी है? आंसर होगा ऊना। ऊना कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, PIB की ओर से इंफॉर्मेशन ये दी गई है। कब? 13 अक्टूबर को ऊना ज़िले में, वहाँ का एक इलाका है हरौली, वहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। और इस पार्क का लक्ष्य ये है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन जाए, और करीब करीब 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये बल्क ड्रग क्या है, क्या होता क्या है? बल्क ड्रग को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, यानी API। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पैरासीटामॉल है, एक दवा है, तो इसे हम बुखार और दर्द में काम आता है ये। तो इसे बनाने के लिए जिस एजेंट या सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो मेन चीज़ है, उसे हम API कहते हैं। और आमतौर पर भारत में सबसे ज़्यादा जो API है वो चीन से आयात किया जाता है। भारत में दवाओं का निर्माण तो होता है, लेकिन उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो चीन से आयात किए जाते हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो ये जो पार्क है अब जो बनाया जा रहा है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के ऊना में, तो वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के आयात पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करने में मदद करेगा। मतलब हमें भविष्य में आयात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि API यहीं पर बनेगा, इंडिया में ही बनेगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण ये फैसला है और महत्वपूर्ण ये कदम है सरकार का। इम्पॉर्टेंट बात, बल्क ड्रग पार्क। ठीक है, उसी दौरान उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को भी शुभारंभ किया था, ये आप देख रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश की भी बात कर लें। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT ऊना का उद्घाटन किया। तो किस राज्य में स्थित है, सबको पता है, मैंने भी नाम लिया अभी कुछ देर पहले, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है और ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य यानी सेंचुरी की स्थापना किस राज्य में की गई है, या कहें नोटिफाई किया गया है उसको अभयारण्य के रूप में? आंसर होगा तमिलनाडु। ये देश का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य है। न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन, उनका ये ट्वीट है। और क्या होता है, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप सिलेंडर लोरिस का। ठीक है, तो ये जो है वो निशाचर है, नहीं रात में घूमने वाला ये वन्य जीव है, छोटा सा और स्तनधारी होता है और प्रकृति में ये वृक्षीय होता है, यानी पेड़ों पे ही अधिकांश इसका जीवन बीतता है। ठीक है, और आपको बताऊं कि इससे किसानों को लाभ पहुंचता है, कीटों को खाता है ये, तो फसलों में जो कीट हैं उन सबको खा जाता है। तो एक तरह से हमारे जो कृषि है उसके लिए उसका दोस्त भी है एग्रीकल्चर का। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात ये है। तमिलनाडु की बात कर लें, राजधानी क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, मैंने बताया आपको, और गवर्नर RN रवि हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस यानी वर्ल्ड व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये दृष्टि बाधित जो लोग हैं उनको समर्पित है। मुख्य तौर पर जो नेत्रहीन हैं, दृष्टि बाधित हैं, वो सफ़ेद छड़ी लेके चलते हैं और उससे वो अपना रास्ता तय करते हैं। महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस 2022 यानी वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? आंसर का 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस दिवस को घोषित किया हुआ है 16 अक्टूबर। और अभी हाल ही में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है वो इंडेक्स। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और शानदार रहा है। UPSSC का जो PET का एग्जामिनेशन रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन टकराए हैं। और वो PDF देखना मत भूलना, PDF में लाल निशान है, जो मैंने पढ़ाया था उन सबसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वो सब कितने टकराए हैं आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।